Please subscribe, like एंड शेयर एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। चौथी कक्षा आइए अवधारणा संबंध में अशुद्धि शोधन के ऊपर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि भारत में विभिन्न प्रांतों के लोग रहते हैं। वे हिंदी के शब्दों का उच्चारण अपने तरीके से करते हैं। जैसे कुछ लोग स्कूल बोलते हैं, जबकि इसका सही उच्चारण स्कूल होता है। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है। अगर हम सही ढंग से उच्चारण नहीं करेंगे तो हम लिखेंगे भी गलत। लिखित भाषा का आधार ही है शब्दों का सही व शुद्ध उच्चारण। व्याकरण के नियम के अनुसार बोली जाने वाली भाषा मानक भाषा होती है, पर सबको इन नियमों की जानकारी नहीं होती, इसलिए भाषा के उच्चारण और वर्तनी में गलतियां दिखाई देती है। जैसे कुछ लोग दवाइयाँ लिखते हैं, जो कि गलत है। इसका सही लेखन होगा दवाइयाँ। ठीक है, ऐसे शब्दों को जो कि अशुद्ध है बार बार उच्चारण व लेखन कराकर उन्हें शुद्ध करवाया जा सकता है। नीचे कुछ ऐसे शब्दगत अशुद्धियाँ दी जा रही हैं जो प्रायः व्याकरण के नियमों की जानकारी न होने या गलत उच्चारण की वजह से हो जाती है। आइए कुछ सामान्य शब्दगत अशुद्धियों के बारे में जानें। ठीक है, तो सीधा सा मतलब यही है बोलने का कि भारत में विभिन्न लोग रहते हैं। ठीक है, और जो हम शब्द उच्चारण करते हैं उन शब्दों के उच्चारण में कुछ लोग गलतियां करते हैं। जैसे स्कूल, ठीक है, स्कूल को स्कूल बोलते हैं, जबकि स्कूल नहीं होता है, स्कूल होता है। ठीक है, मतलब स का पूरा उच्चारण नहीं होता है, स का आधा उच्चारण होता है, स्कूल। ठीक है, तो इस प्रकार से शब्दगत अशुद्धियाँ हो जाती है। शब्दों के उच्चारण में अशुद्धियाँ कर देते हैं लोग, और लिखने में भी कई बार गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, जैसे दवाइयाँ और दवाइयाँ। ठीक है, तो इसमें भी गलती हो जाती है। तो शब्दगत अशुद्धियों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जब भी हम कोई शब्द उच्चारण कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि वह शब्द हम सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अशुद्ध का मतलब होता है गलत उच्चारण करना। ठीक है, और शुद्ध उच्चारण का मतलब होता है सही उच्चारण करना, सही बोलना। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण का मतलब होता है गलत उच्चारण, गलत बोलना। ठीक है, और सही और शुद्ध उच्चारण का मतलब होता है सही उच्चारण, मतलब सही बोलना। ठीक है, तो शब्दों को सही बोलना चाहिए, शुद्ध बोलना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अगर स्कूल है तो उसको स्कूल ही बोलना चाहिए, स्कूल नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही लिखते समय भी यह बात हमें ध्यान देनी चाहिए। हमें शब्दों में होने वाली अशुद्धियों पर ध्यान देना चाहिए। हम कोई भी शब्द बोल रहे हैं वो शुद्ध है या अशुद्ध नहीं है। तो कुछ यहाँ पर नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं आपको, इनको देखिए। जैसे कि यहाँ कुछ शुद्ध शब्द दिए गए हैं और अशुद्ध शब्द दिए, साथ ही अशुद्ध शब्द हैं फिर शुद्ध शब्द हैं। जैसे कि प्रभु, प्रभु और प्रभु, रुपया, रुपया और रुपया, गुरु और गुरु, हिंदू और हिंदू, मूरख और मूरख। अब देखो प्रभु और प्रभु में अंतर क्या है। प्रभु जो गलत लिखा हुआ है उसमें ऊ की मात्रा बड़ी लगी है, और जो सही है उसमें ऊ की मात्रा छोटी है। तो यहाँ ध्यान यही देना है आपको कि जो प्रभु में जो है ऊ की मात्रा छोटी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऊ जो छोटी मात्रा जब होती है तो उच्चारण ऊ का जो है थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, मतलब ऊ को ज़्यादा देर तक उच्चारण नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभु, ठीक है, अब जो गलत लिखा हुआ है उसमें ऊ की मात्रा ज़्यादा लगी है, बड़ी लगी है, तो बड़ी ऊ की मात्रा लगी हो तो ज़्यादा देर तक ऊ को बोला जाता है प्रभु। ठीक है, लेकिन यह गलत है, प्रभु सही है। ठीक है, वैसे ही रुपया और रुपया, गुरु और गुरु। ठीक है, हिंदू और हिंदू। अब देखिए यहाँ पर ऊ जो है बड़ा लगा है हिंदू में, जो सही है हिंदू उसमें बड़ा ऊ है, इसलिए इसको देर तक उच्चारण करना चाहिए। हिंदू ये सही उच्चारण है। मूरख, मूरख ये गलत है, और मूर्ख सही है। ठीक है, बीमारी यह गलत है, और बीमारी यह सही है। तिथि यह गलत है, तिथि सही है। परीक्षा यह गलत है, परीक्षा यह सही है। श्रीमती यह गलत है, श्रीमती यह सही है। मुनि यह गलत है, और मुनि यह सही है। कृपा यह गलत है, और यह कृपा यह सही है। प्रकृति यह गलत है, और प्रकृति यह सही है। आशीर्वाद
यह गलत है। आशीर्वाद यह गलत है और आशीर्वाद यह सही है। ऋण यह गलत है और ऋण यह सही है। ऋतु यह गलत है और ऋतु यह सही है। महंगा यह गलत है, महंगा यह सही है। ठीक है। कुआं ये गलत है और कुआं ये सही है। पांचवा यह गलत है और पांचवा यह सही है। ठीक है। झाड़ू यह गलत है और झाड़ू यह सही है। पढ़ाई पढ़ाई यह गलत है और पढ़ाई यह सही है। ठीक है। तो हमें यही ध्यान देना है कि शब्दों को उच्चारण जो हम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। तो यही आपको यहाँ पर शुद्ध शब्द और अशुद्ध शब्दों के माध्यम से यहाँ पर बताया गया। मतलब शब्दों में होने वाली शब्दगत अशुद्धियाँ, मतलब शब्द में होने वाली, शब्द के उच्चारण में बोलते समय होने वाली जो गलतियाँ हैं यहाँ पर बताई गई आपको कि यह गलतियाँ हमें नहीं करनी चाहिए। जब भी हम कोई शब्द बोल रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं उसमें हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो शब्द बोल रहे हैं या लिख रहे हैं वो कहीं गलत तो नहीं हो रहा है हमसे। ठीक है। हम उसका सही उच्चारण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और प्रायः जब हम इन शब्दों को लिखते हैं, ठीक है, जब भी हम कुछ भी लिखते समय बड़ा ध्यान हमें देना चाहिए कि हम सही लिख रहे हैं या गलत। अगर हम शुरू में ही इन शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे तो आगे चलकर हमें जो है हमेशा यह ध्यान में रहेंगे। अगर हम अभी से इन पे ध्यान नहीं देते हैं, ऐसे इन शब्दों को छोड़ देंगे तो आगे चलकर आपको ये ऐसी ही आदत पड़ जाएगी गलत बोलने की भी और गलत लिखने की भी। ठीक है। तो हमें गलत आदत नहीं डालनी है। ठीक है। सही आदत रखनी है बोलने की भी और लिखने की। उच्चारण, शब्दों के उच्चारण की भी सही आदत रखनी है और शब्दों के लिखने के लिए भी हमें सही आदत रखनी है। ठीक है। जो सही शब्द है वैसे ही उसका उच्चारण करना चाहिए। अगर आपको कहीं ऐसा पढ़ते समय या लिखते समय ऐसा लगता है कि यह शब्द गलत है, ठीक है, या मैं गलत उच्चारण कर रहा हूँ, तो उस शब्द को उसी समय देखिए कि यह शब्द कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है। और उसको उसी समय आप लिखिए और उसको सही करके लिखिए और उसको सही उच्चारण करने का अभ्यास कीजिए। ठीक है। तो इस प्रकार आपने इसको ध्यान रखना है। अब जैसे देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर आगे कि आप शब्दगत अशुद्धियों के बारे में जान चुके हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण जुड़कर अगर शब्द बनते हैं तो शब्द जुड़कर वाक्य बनता है। वाक्यों में ही हम बातचीत करते हैं। वाक्यों के गलत प्रयोग से हमारी बातचीत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आइए जानें वाक्यगत अशुद्धियाँ किस तरह की होती है। दिया गया वाक्य पढ़िए। ठीक है। अब आपको पता ही है कि जो वर्ण जुड़ते हैं, ठीक है, तो शब्द बनता है और बहुत सारे शब्द जुड़ते हैं तो वाक्य बनता है। और जब हम कोई भी बातचीत करते हैं तो बातचीत में वाक्यों का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो वाक्यों को प्रयोग करते समय कई बार हम वाक्य में भी अशुद्धियाँ कर देते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी आपने शब्दों में अशुद्धियाँ समझी या शब्दगत अशुद्धियों के बारे में जाना, वैसे ही वाक्यगत अशुद्धियों के बारे में आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है कि वाक्यगत अशुद्धियाँ क्या होती है। मतलब वाक्य बोलते समय, बातचीत जब हम कर रहे होते हैं उस समय बोलते समय जो वाक्य में होने वाली अशुद्धियाँ या गलतियाँ उसी को, जैसे कि जंगल में बूढ़ा लोमड़ी रहती थी, पेड़ पर हरी तोता बैठा था। इन वाक्यों में संज्ञा लोमड़ी तोता के लिंग के अनुसार सही विशेषण प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य अशुद्ध कहलाएंगे। वाक्य में संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण आदि का सही प्रयोग न होने पर वाक्य अशुद्ध कहलाता है। अब देखिए यहाँ जो जंगल में बूढ़ा लोमड़ी रहती थी, पेड़ पर हरी तोता बैठा था, ये दो वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं। इन दोनों ही वाक्यों में जो है विशेषण संबंधी गलतियाँ हो गई है। ठीक है। अब देखो लोमड़ी जो है इस लिंग संबंधी गलतियाँ हो गई है। लोमड़ी जो है यह क्या है, स्त्रीलिंग है और इसका विशेषण जो दे है पुल्लिंग दे दिया, यह गलत है। ठीक है। इसका सही विशेषण होगा बूढ़ी लोमड़ी रहती थी, जंगल में बूढ़ी लोमड़ी रहती थी, तब ये वाक्य शुद्ध होगा। ऐसे ही पेड़ पर हरी तोता बैठा था, अब तोता पुल्लिंग है तो इसका विशेषण भी पुल्लिंगी होना चाहिए, तो हरा तोता होना चाहिए। ठीक है। यहाँ हरी तोता स्त्रीलिंग विशेषण दिया, गलत हो गया। तो सही वाक्य होगा पेड़ पर हरा तोता बैठा था। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम वाक्य बोल रहे होते हैं तो उस समय हम
ये गलतियां कर जाते हैं। ठीक है, तो वाक्यों में होने वाली जो गलतियां होती है, वाक्य में संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण आदि का सही प्रयोग न होने पर ही वाक्य शुद्ध होता है। जब हम कई बार संज्ञा का सही प्रयोग नहीं करते, वचन का सही प्रयोग नहीं करते, लिंग का सही प्रयोग नहीं करते, विशेषण का सही प्रयोग नहीं करते, तब ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका हमें बड़ा ध्यान रखना है। जब भी हम वाक्य उच्चारण करें तो हमें संज्ञा, वचन, लिंग, विशेषण आदि का बड़ा ध्यान रखते हुए ही हमें वाक्यों को बोलना चाहिए। ठीक है, तो कुछ अगर वाक्यों के बारे में आपको बताया जा रहा है, आगे ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर देखो कुछ वाक्य दिए गए हैं, जैसे कि अशुद्ध वाक्य दिए हैं, साथ ही में शुद्ध वाक्य दिए हैं। जैसे अमर गाना गा रही है, यह अशुद्ध, ये गलत वाक्य है, और सही है अमर गाना गा रहा है। ठीक है, पिताजी ने मुझे 1000 रुपया दिया, यह गलत वाक्य है, और पिताजी ने मुझे 1000 रुपये दिए, ये सही वाक्य है। गलती कहाँ हो रही है कि 1000 रुपया दिया। अब 1000 जो है वह वचन संबंधी यहाँ गलती हो रही है, क्योंकि 1000 जो है बहुवचन है, बहुत सारे रुपए हैं ना, तो इसलिए बहुवचन है। तो रुपये में भी बहुवचन रुपये होना चाहिए, और दिया दिए होना चाहिए। ठीक है, जब कर्ता बहुवचन है तो क्रिया बहुवचन होगी। ठीक है ना, तो पिताजी ने मुझे 1000 रुपये दिए, ऐसा वाक्य सही होता है। नकुल को जाना है जल्दी, ये गलत है। ठीक है, नकुल को जल्दी जाना है। अब जो है का जो प्रयोग है वो पहले ही कर दिया, बाद में होना चाहिए था। तो सही वाक्य होगा नकुल को जल्दी जाना है। मेरे को पुस्तकालय जाना है, अब ये गलत है। मेरे को पुस्तकालय जाना, मेरे को नहीं बोलना चाहिए, मुझे पुस्तकालय जाना है, यह सही वाक्य है। उन्हें को आने दीजिए, उन्हें को आने दीजिए। अब देखो यहाँ को लगाने की आवश्यकता नहीं थी, कई लोग ऐसा लगाते हैं, तो को नहीं लगाने की जरूरत थी, उन्हें आने दीजिए, यह सही वाक्य है। ठीक है, को लगाने की यहाँ आवश्यकता नहीं थी। कृपया करके अंदर आ जाइए, कृपया करके अंदर आ जाइए। ठीक है, तो कृपया करके, करके जरूरी नहीं था, जब आपने कृपया बोल दिया तो करके बोलने की आवश्यकता नहीं, ये गलत वाक्य है। कृपया अंदर आ जाइए, यह शुद्ध वाक्य है। महीने जाना है, अब देखो महीने जाना है ये गलत है, मुझे जाना है यह सही है। नौकरानी से खाना नहीं बन रही, अब नौकरानी से खाना नहीं बन रही, अब जो खाना है यह जो है पुल्लिंग है, तो इसकी क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो खाना नहीं बन रही है गलत वाक्य हो गया। नौकरानी से खाना नहीं बन रहा, यह सही वाक्य है ना। तुमने हंस दिया, यह भी गलत है। तुमने हंस दिया, तुम हंस दिए, यह सही वाक्य है। मैं घर घर रहा हूँ आपके, मैं घर रहा हूँ आपके, ठीक है, ये गलत है। अब यहाँ पे आ नहीं लगाया, मैं घर रहा हूँ आपके आ, ठीक है। अब जो आ है वो पहले लगना था, तो इन्होंने लास्ट में लगा दिया, तो ये गलत हो गया ना। मैं आपके घर आ रहा हूँ, ये आपका सही वाक्य है। तो ऐसे ही जब हम कभी भी वाक्यों का उच्चारण करते हैं तो ये जो गलतियाँ हमसे होती है इनका ध्यान रखना चाहिए, और बड़ी ध्यानपूर्वक ही वाक्यों का उच्चारण करना चाहिए, और ऐसा ही हमें अभ्यास बनाना चाहिए बोलने का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड लाइक एंड बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। अवधारणा संबंध। अवधारणा संबंध में विलोम शब्द के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे कि विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और चित्रों के अंतर को पहचानिए। नीचे कुछ चित्र आपको दिए गए हैं, उन चित्रों को आपने ध्यान से देखना है और चित्रों में जो है अंतर पहचानना है। ठीक है, तो देखो आपके नीचे चित्र दिए गए हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर गरम और ठंडा पहला ही चित्र है। तो गरम क्या है, यहाँ पर गरम कप है और ठंडा आइसक्रीम है। ठीक है, और दिन और रात, एक तरफ दिन है और एक तरफ रात है। जहाँ पे सूर्य निकला हुआ है वहाँ दिन है, और जहाँ पर तारे दिख रहे हैं और चांद चंदा मामा दिख रहे हैं वह रात है। चढ़ना और उतरना, एक व्यक्ति ऊपर को चढ़ रहा है, एक व्यक्ति नीचे को उतर रहा है, बस इसी को ही विलोम कहते हैं। गरम का विलोम हुआ ठंडा, ठीक है, दिन का विलोम हुआ रात, चढ़ना का विलोम हुआ उतरना। ठीक है, तो इसी को ही विलोम कहा जाता है। तो अब आइए कुछ आगे देख लेते हैं। ये सभी चित्र और इनके लिए प्रयुक्त शब्द एक दूसरे के विपरीत हैं।
एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। ये सभी चित्र और इनके लिए प्रयुक्त जो शब्द है वो एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक है। और एक दूसरे के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को ही विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। वही बात जो मैंने कही थी, जो आपको ऊपर जो शब्द बताए गए थे, ये सारे जो शब्द चित्र में बताए गए थे, तो प्रयुक्त जो शब्द हैं ये एक दूसरे के विपरीत है। जैसे दिन, तो उसका विपरीत हुआ रात, ठीक है। गर्म, उसका विपरीत हुआ ठंडा। चढ़ना, इसका विपरीत हुआ उतरना, ठीक है। तो इन्हीं को ही जो एक दूसरे के विपरीत होते हैं जो शब्द, ठीक है, उन्हीं को ही विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है, ठीक है। उन्हीं को ही विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ आपको विलोम शब्द बताए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको पहले शब्द बताए जाएंगे, फिर उनके विलोम शब्द। कोई भी शब्द का विलोम शब्द होता है, जैसे कोई शब्द है उसका विलोम शब्द, ठीक है। अब आपको यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और साथ में उनके विलोम शब्द, मतलब विपरीतार्थक शब्द, उनके विपरीत अर्थ वाले शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो उनको ध्यान से देखिए। जैसे गुण, दोष, मित्र, शत्रु, निकट, दूर, खरा, खोटा, उतार, चढ़ाव, सत्य, असत्य, हित, अहित, सफल, असफल, ज्ञान, अज्ञान, आय, व्यय, नवीन, प्राचीन, लिखित, मौखिक, विजय, पराजय, सुर, असुर, हिंसा, अहिंसा, शिक्षित, अनपढ़, धनी, निर्धन, अपना, पराया, जीवन, मृत्यु, आरंभ, अंत, स्वर्ग, नरक, सुविधा, असुविधा, स्पष्ट, अस्पष्ट, धीर, अधीर, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार शब्द हैं, और जो भी यहाँ पर शब्द दिए गए थे उनके विपरीत शब्द यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अब आपने अभ्यास 2 खोल लेना है। अभ्यास 2 में प्रश्न नंबर 1 है कि नीचे दिए गए विलोम शब्द युग्मों में से उचित शब्द चुनकर वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो आपको कुछ यहाँ पर नीचे वाक्य दिए गए, जैसे कि गांधी जी हिंसा अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है। तो इसका ये सही वाक्य क्या बनेगा, ठीक है। गांधी जी पुजारी थे किसके, तो आपको 2 शब्द दिए गए यहाँ पर, हिंसा या अहिंसा। तो जो सही शब्द है उसको आपने रिक्त स्थान में भरकर वाक्य की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर देखिए अभ्यास 2 के सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर हैं, ठीक है। जैसे गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, बालक के पेड़ पर चढ़ने पर माँ अधीर हो जाती है, बालक बहुत बुलाने पर भी नीचे नहीं आता, आदि आदि, ये सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पर नीचे कुछ आपको शब्द दिए गए, उनके आपने विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे सत्य का क्या विलोम शब्द होगा, असत्य, है ना। हित का अहित। तो इस प्रकार आपने इन सब के विलोम शब्द लिखने हैं, मतलब विपरीत शब्द। जैसे सत्य का विपरीत उल्टा क्या होगा, हित का उल्टा क्या होगा, सुर का उल्टा क्या होगा, हिंसा का उल्टा क्या होगा, आदि आदि जो भी है, क से लेकर ज तक सबके शब्दों के आपने विपरीत विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 के उत्तर सब लिखे हुए हैं। 2 का क का सत्य असत्य, सुविधा असुविधा, हित अहित, सफल असफल, सुर असुर, शिक्षित अशिक्षित, हिंसा अहिंसा, स्पष्ट और अस्पष्ट। इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रश्न नंबर 3 है कि नीचे दिए निम्नांकित शब्दों को विलोम शब्दों के विलोम शब्द कविता में से खोज कर लिखिए। तो निम्नांकित कुछ शब्द दिए गए, जैसे उठ, अंदर, ऊपर, लूंगी, ऊंची, हाँ, चढ़ो, मुझे, है ना। तो क से लेकर ज तक जितने भी शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को विलोम शब्द कविता में आपने खोज करके यहाँ पर लिखने हैं। तो इनके जो विलोम शब्द है वो इस प्रकार से होते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 के उठ बैठ, ऊंची नीची, अंदर बाहर, हाँ नहीं, ऊपर नीचे, चढ़ो उतरो, लूंगी दूंगी, मुझे तुझे, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो आपको जो शब्द दिए प्रश्न नंबर 3 के, ये सब उत्तर हैं। तो आपने इस प्रकार से इनको लिखना है, ठीक है। अब आगे देखिए पर्यायवाची शब्द पे आ जाइए। अब यहाँ पर जो पर्यायवाची शब्द में आपने करना क्या है कि चित्र को देखकर बताइए कि माँ बालक के कौन कौन से अन्य नाम हो सकते हैं, ठीक है। तो बालक माँ के अन्य नाम कौन से हो सकते हैं, जैसे माँ को माता कहते हैं, और क्या कहा जा सकता है, तो आपने अपनी तरफ से लिखना है, ठीक है। बालक को और क्या क्या बोला जा सकता है, ठीक है। तो आपने लिखा है ऐसे शब्द जिनका अर्थ समान हो
या एक ही होता हो, इन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब आपने पर्यायवाची शब्द के बारे में जानना है कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं। ठीक है, जैसे पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, जैसे कोई भी शब्द हो, ठीक है, उसी शब्द का जैसा कोई दूसरा शब्द जिसका जिस शब्द का अर्थ समान हो, ठीक है, या एक ही हो, उसी कोई पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। जैसे माँ, अब ये माँ शब्द जो है, माँ शब्द का अर्थ होता है माँ, ठीक है, माँ शब्द का अर्थ होता है माँ जो हमें जन्म देती है। अब इसी माँ शब्द की तरह, ठीक है, और कोई ऐसा शब्द अगर कोई यहाँ पर रख दिया जाए, जैसे कि माता, ठीक है, तो माता शब्द का अर्थ भी माँ ही होता है। ठीक है, तो माता शब्द का अर्थ भी क्या होता है, माँ ही होता है। ठीक है ना, तो ये जो माता शब्द है, ये माँ शब्द का क्या हुआ, पर्यायवाची हुआ। तो पर्यायवाची में यही अंतर होता है कि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाला होता है। ठीक है, वह उसका अलग अर्थ नहीं होता, उसका वही अर्थ होता है जो, जैसे कि माँ शब्द का अर्थ माँ है, तो माता शब्द का अर्थ भी माँ ही होता है, मम्मी शब्द का अर्थ भी माँ ही होता है। वैसे ही बालक, ठीक है, तो बालक शब्द है, तो बालक शब्द का पर्यायवाची क्या हो सकता है, बालक शब्द का पर्यायवाची हो सकता है लड़का, है ना, या बाल, है ना, आदि आदि। तो ये पर्यायवाची शब्द जो होते हैं ये समान अर्थ वाले ही होते हैं। जैसे बालक शब्द का अर्थ लड़का होता है, ठीक है, तो लड़के शब्द का भी अर्थ बालक ही होता है, या बाल शब्द का अर्थ भी बालक ही होता है। तो ऐसे जो पर्यायवाची शब्द, ऐसे जो शब्द होते हैं जो समान अर्थ में पाए जाते हैं, तो उन्हीं को ही पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए पर्यायवाची शब्द कुछ आपको बताए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, फिर उनके पर्यायवाची शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, जो शब्द है और उनके साथ में पर्यायवाची शब्द बहुत सारे, तो एक शब्द के बहुत से पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, ठीक है, जिनका अर्थ वही होगा जो उस शब्द का होगा। जैसे मित्र, मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त को मित्र कहते हैं, तो उसके पर्यायवाची शब्द देखिए आगे, सखा, सहचर, साथी। वैसे ही माता का माँ, जननी, अम्बा, है ना। आग का पर्यायवाची शब्द है अग्नि, अनल, पावक। पानी के पर्यायवाची शब्द है जल, नीर, वारी। बादल के पर्यायवाची शब्द है जलद, मेघ, नीरद। घर शब्द के पर्यायवाची है गृह, आलय, निकेतन। मनुष्य शब्द के पर्यायवाची है मानव, नर, आदमी। राजा शब्द के पर्यायवाची है नरेश, भूप, नृप। समुद्र शब्द के पर्यायवाची है सागर, जलधि, सिंधु। बेटी शब्द के पर्यायवाची है पुत्री, तनया, लड़की। कपड़ा शब्द के पर्यायवाची है चीर, वसन, वस्त्र। धरती शब्द के पर्यायवाची है पृथ्वी, भूमि, जमीन। आकाश शब्द के पर्यायवाची है नभ, गगन, आसमान। आँख शब्द के पर्यायवाची है नेत्र, लोचन, नयन। परमात्मा शब्द के पर्यायवाची है ईश्वर, प्रभु, भगवान। हवा शब्द के पर्यायवाची है पवन, वायु, समीर। कमल शब्द के पर्यायवाची है नीरज, पंकज, राजीव। चंद्रमा शब्द के पर्यायवाची है चांद, राशि, राकेश। शरीर शब्द के पर्यायवाची है देह, तन, शरीर। रात शब्द के पर्यायवाची है निशा, रजनी और रात्रि। तो इस प्रकार से एक ही शब्द के बहुत से पर्यायवाची हो सकते हैं, ठीक है, जिनका वही अर्थ होता है, ठीक है, जो समान अर्थ में होते हैं, ठीक है, उनको ही पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। तो इस प्रकार से पर्यायवाची शब्दों के बारे में आपको बताया गया। अब अभ्यास 3 आपने निकालना है। अभ्यास 3 में प्रश्न है आपका कि निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची समानार्थी शब्द कविता में से खोज कर लिखे। तो कुछ शब्द दिए गए आपको यहाँ पर क से लेकर के च तक, जैसे किनारा, वृक्ष, नीर, नरेश, नयन, मन। तो इनके आपने जो है पर्यायवाची समानार्थी शब्द लिखने हैं कविता में से खोज कर। तो इनके समानार्थी शब्द हो सकते हैं, जैसे किनारे का तीर, वृक्ष का पेड़, नीर का पर्यायवाची जल, नरेश का पर्यायवाची राजा, नयन का पर्यायवाची आंखें और मन का पर्यायवाची हृदय। तो इस प्रकार आपने सभी प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने हैं। फिर प्रश्न नंबर अभ्यास 3 में प्रश्न नंबर 2 है कि नीचे दिए गए शब्दों के 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। तो नीचे आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे पिता, जल, धरती, आकाश, मित्र, घर और विद्यालय। तो इन सबके आपने 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे पिता के 2 पर्यायवाची शब्द, जल के 2 पर्यायवाची शब्द, धरती के 2 पर्यायवाची शब्द, जो समान अर्थ वाले शब्द हो। तो देखिए यहाँ पर सबके 2-2 पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 2 के उत्तर हैं
पिता का जनकतात, जल का नीरवारी, धरती का पृथ्वी भूमि, घ का आकाश आसमान नभ, ग का मित्र दोस्त साथी, च का घर गृह या निकेतन, है ना, विद्यालय का स्कूल या पाठशाला। तो इस प्रकार आपने जो इन कवि के प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो सबके दो दो पर्यायवाची है। पिता के जनकतात, जल का नीर और वारी, धरती का पृथ्वी और भूमि, आकाश के दो पर्यायवाची आसमान और नभ, है ना। तो ये सबके यहाँ पर्यायवाची शब्द दो दो लिखे, इनको आप इस प्रकार लिखिए। फिर आपने आगे देखिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी होते हैं। जैसे कोई बहुत सारे शब्द हैं, उन शब्दों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग भी होता है। जैसे कि रिया मयंक के साथ पढ़ती है, रिया मयंक की सहपाठी है। ठीक है, तो ये वाक्य को छोटा करके बोलना। जैसे कोई बहुत बड़ा वाक्य बोलता है तो उसी वाक्य को छोटा करके बोलना क्या होता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करना। जैसे रिया मयंक के साथ पढ़ती है, तो इसको जो है एक, ये अनेक शब्द हुए। अब इसके लिए एक शब्द का प्रयोग होगा कि रिया मयंक की सहपाठी है। वह कविताएं लिखता है। ठीक है, ये बहुत सारे शब्द हुए। अब इसको थोड़ा सा एक शब्द में बोलना इन अनेक शब्दों को, तो ऐसे बोलेंगे कि वह कवि है। रामू काका पढ़ा लिखा नहीं है। ठीक है, ये अनेक शब्द हो गए। अब इनको जो है एक शब्द में बोलना हो, थोड़े कम शब्दों में बोलना हो, तो वाक्य आपका बनेगा रामू काका अनपढ़ है। तो चित्रों में दिए गए वाक्यों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि पहले वाक्य की तुलना में दूसरे वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर है। इन वाक्यों में अनेक शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया गया है। ये शब्द भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाते हैं। तो आपने देखा भी चित्र में जो आपको वाक्य दिए गए थे, वो जो उन वाक्यों को पढ़ने के बाद ऐसा पता चलता है कि वाक्य की तुलना में दूसरे वाक्य अधिक प्रभावशाली थे। जो पहले के वाक्य थे जिसमें बहुत सारे शब्द थे, जैसे रिया मयंक के साथ पढ़ती है, तो इन वाक्यों में बहुत सारे शब्द थे। और जो इनके अलावा जो उनके नीचे दूसरे वाक्य लिखे गए, जैसे रिया मयंक की सहपाठी है, वह कवि है, रामू का अनपढ़ है, ये वाक्य अधिक प्रभावशाली और सुंदर थे। ठीक है, तो इन वाक्यों में अनेक शब्दों को हटाकर उनके स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया है। जैसे इनमें अनेक शब्द हटाए गए और फिर एक ही शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया। ठीक है, साथ पढ़ती है, सहपाठी है ना। तो ये शब्द भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाते। तो ऐसे कुछ जो शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों का एक ही शब्द बन जाता है, वह जो है ऐसे शब्द है भाषा को प्रभावशाली और सुंदर बनाते हैं। ऐसे शब्द जो अनेक शब्दों के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द जो होते हैं जिनको अनेक शब्दों के साथ स्थान पर प्रयोग में लाया जाता है, उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहा जाता है। सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी, मीठा बोलने वाला मृदुभाषी, दूसरे देश का रहने वाला विदेशी, जो सुन ना सकता हो बहरा या बधिर, जो देख ना सकता हो अंधा, अच्छे आचरण वाला सदाचारी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बहुत सारे शब्दों का अर्थ एक ही में दिख रहे हैं आपको। जैसे देखने वाला दर्शक, सुनने वाला श्रोता, पढ़ने वाला पाठक, मंदिर में पूजा करने वाला पुजारी, अच्छे भाग्य वाला भाग्यशाली, दूसरों की सहायता करने वाला परोपकारी, जो बोल ना सकता हो गूंगा मूक, जिसमें दया भाव ना हो निर्दयी, जो कभी न मरे अमर, जो पढ़ा लिखा हो शिक्षित, जो शिक्षा देता है शिक्षक या अध्यापक, कविता लिखने वाली कवयित्री, जो बहुत बोलता है वाचाल, नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित। तो इस प्रकार आपने देखा भी यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का एक ही शब्द जो है यहाँ पर है, जिसका एक ही अर्थ में बहुत सारे शब्दों का अर्थ दिख जाता है। अब प्रश्न नंबर 4 है कि अभ्यास 4 में प्रश्न नंबर 1 है कि निम्नांकित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो निम्नांकित तो आपको बहुत सारे शब्द दिए गए, तो आपने एक शब्द का सही विकल्प चुनना है। तो आपके विकल्प इस प्रकार से हो सकते: कविता लिखने वाला कवि, सदा सच बोलने वाला सत्यवादी, दूसरों की सहायता करने वाला परोपकारी। ऐसे और भी आप इनको देखिए और इनके सही विकल्प आपने चुनने हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अनेकार्थक शब्द के ऊपर आ जाइए। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। ठीक है, ऐसे कोई शब्द जिनके एक अर्थ नहीं होता, बहुत सारे अर्थ होते हैं। ठीक है, शब्द एक ही होता है लेकिन उसके अर्थ बहुत सारे होते हैं। जैसे कि पर का मतलब होता है पंख या परंतु, है ना। हार का मतलब माला भी होता है और हारना भी होता है।
पत्र शब्द का अर्थ पत्ता भी होता है और चिट्ठी भी होती है। कर शब्द का अर्थ करना भी होता है और हाथ भी होता है। बाल शब्द का अर्थ सिर के बाल भी होता है और बच्चा भी होता है। जग शब्द का अर्थ एक बर्तन भी होता है और संसार भी होता है। यहाँ शब्द एक है लेकिन अर्थ उनके बहुत सारे हैं, दो दो हैं। मगर का अर्थ होता है परंतु और मगरमच्छ। वर्ण शब्द का अर्थ अक्षर भी होता है, रंग भी होता है और जाति भी होती है। आम शब्द का अर्थ एक फल भी होता है और साधारण भी होता है। उत्तर शब्द का अर्थ दिशा भी होती है और जवाब भी होता है। जल शब्द का अर्थ जलना भी होता है और पानी भी होता है। तीर शब्द का अर्थ किनारा और बाण भी होता है। पात्र शब्द का अर्थ व्यक्ति भी होता है और बर्तन भी होता है। पूर्व शब्द का अर्थ एक दिशा भी होता है और पहले भी होता है। तो इस प्रकार आपने देखा भी एक शब्दों के अर्थ कई कई भी होते हैं, उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। अब अभ्यास 5 में प्रश्न नंबर 1 देखिए कि दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के अर्थ लिखने हैं। तो दिए गए कुछ वाक्य जैसे राहुल ने अपनी नानी जी को पत्र लिखा, पेड़ से पत्र गिर रहे हैं। तो आपने